हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस के प्रिपरेशन जो है लगभग 1 महीने से यहाँ पे स्टार्ट की हुई है। और इस प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम लोगों की जनवरी में परीक्षा होने वाली है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटैट मैथ साइंस जो कि 2024 में आप टारगेट कर रहे हो, 24 जनवरी में आप टारगेट कर रहे हो, उसको ध्यान में रखते हुए 20 अगस्त का जो अभी रिसेंट पेपर है, इसके अंदर जो हमसे मैथ साइंस के क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे मैथ्स के आपको 30 क्वेश्चंस और साइंस के आपके 30 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिला। अच्छा खासा लेवल इस पेपर का बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये 30 और 30 यानी कि पूरे 60 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। यदि आप जनवरी में सीटैट की परीक्षा देने वाले हैं या फिर इन फ्यूचर यहाँ पे सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस में बैठेंगे, तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। साथ ही साथ आप उसी लेवल की तैयारी अपने पेपर के लिए करके जाएं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को मैथ साइंस की जो क्लासेस है वो मिल जाती हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट कर सकते हैं। आपको साइंस का कंटेंट, मैथ्स का कंटेंट, प्रीवियस ईयर सीरीज सारी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट की लिंक लगा दी है और क्लासेस सभी आप लोगों को रिकॉर्डेड मैनर में मिलती है। तभी मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे इन क्लासेस का लिंक शेयर करती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। मैं उम्मीद करूंगी कि आज के इस सेशन में आप लोग एंड तक बने रहेंगे और इस सेशन की इंपॉर्टेंस को आप समझेंगे। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में विद आंसर यानी कि जो करेक्ट आंसर है उसको हाईलाइट करके यहाँ पे शेयर कर दिया है। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार की जो सीटैट परीक्षा है उसका लेवल बहुत अच्छा खासा पूछा गया था। अगर आप लोगों को ये पेपर चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस सेशन को आप पूरा देखिएगा ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बने कि मैथ्स और साइंस में किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आज के इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ 60 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। ये जो 60 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, इसमें से 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होंगे और 30 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे, यानी कि 30 गणित के और 30 विज्ञान के प्रश्न हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए हम आज के सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं और मैथ्स के 30 क्वेश्चन से यहाँ पे आज के सेशन को कवर करेंगे। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जिसके अंदर ये बोल रखा है कि एक शिक्षिका है, एक टीचर है, जो कि यहाँ पे डेली लाइफ सिचुएशन के कई सारे एग्जाम्पल यानी कि जो दैनिक जीवन की कई सारी परिस्थितियों को यहाँ पे समझाते हुए किसी कॉन्सेप्ट को समझा रही है। और यहाँ पे चर्चा करते हुए वो रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं, इसके अलावा जो हमारी सड़क को आर पार करते हुए 2-3 जो लाइंस होती है उनके बारे में, इसके आर पार यहाँ पे हम लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट जैसे कि एच हो गया, इसके अलावा जेड हो गया, इनका यूज़ कर रही है। अब ये सभी चीज़ें किस अवधारणा या किस अवधारणाओं के लिए वो प्रयोग कर रही होगी, हमें ये पूछ रखा है। तो देखिए, जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको ज़रा समझते हैं। अगर मैं रेलवे लाइंस की बात करूं तो ये कुछ दिखने में इस तरीके से लगती हैं और रेलवे लाइंस की ये जो पटरियां होती हैं एक दूसरे से समानांतर होती हैं। अगर मैं यहाँ पर एच और जेड की बात करूं तो एच और जेड में भी ये जो लाइनें हैं ये एक दूसरे के समानांतर हैं और रोड में भी ये लाइंस जो होती है, जेब्रा क्रॉसिंग हो गया, ये आपकी एक दूसरे से समानांतर होती हैं। तो यहाँ पर वो समानांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही रही होंगी, ये तो फिक्स है। अब इससे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके देखते हैं। तो देखिए, सी ऑप्शन उस क्वेश्चन में होना चाहिए और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में नहीं है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में नहीं है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर मिल जाएगा जो कि है बी एंड सी। बी मतलब जो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है, इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा सकती हैं वो, और साथ ही साथ पैरेलल लाइंस यानी कि समानांतर रेखाएं, इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा सकती हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू टीच मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका यहाँ पे हमसे पूछ रखा है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब भी आप पैडागोजी के क्वेश्चन करें तो ऐसे ऑप्शन जिसमें आपको केवल यानी कि ओनली जैसा शब्द मिल जाए वो ऑप्शन आप सीधा एलिमिनेट कर दीजिए। और ये हर साल आपका यूज़ होता है। ये पैडागोजी सॉल्व करने का कहीं ना कहीं एक तरीका है जिससे आप यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है फाइंड द लो परफॉर्मर एंड मेक देम सिट इन फ्रंट ऑफ द रो। अब देखिए, यहाँ पे बोल रखा है कि जो अल्प प्रदर्शक है उसको पहचानो और उसे कक्षा में सबसे आगे बिठाओ। तो ऐसे केस में वो शर्माने लग जाएगा
और उसे लगेगा कि यहाँ पे उसे हाईलाइट किया जा रहा है, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि टीचर जो टीच करे बच्चे सभी बच्चे को सेम अप्रोच से पढ़ाए, यानी कि एक ही तरीके से पढ़ाने से भी हर बच्चे को समझ में आए ज़रूरी नहीं है। आप बच्चों की कैपेसिटी को पहचानें और उन्हें मोटिवेट करें, और मोटिवेट जहाँ पे अभिप्रेरणा देने वाली बात, प्रोत्साहन करने वाली बात आ जाए, वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, जिसके अंदर ये बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है उसके लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दे रखा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है कि सीसीई के अंदर जो हम असेसमेंट करते हैं, जो हम आकलन करते हैं, उसमें प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, यानी कि जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है उसको चेक करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करते हैं कि बच्चा कितना समझ पा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे अधिगम प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस को भी चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, तो इस ऑप्शन को यहाँ पे होल्ड में रखते हैं। अगले ऑप्शन में है फॉर सीसी टीचर फील दैट ईच वन ऑफ देम has to give some home assignment every day to assess learning to assess children learning। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक ये महसूस करता है कि हर बच्चे को आकलन के लिए हम लोग प्रतिदिन क्या करें, गृह कार्य दें। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे गृह कार्य के बर्डन को कम करने की बात बोली जाती है। हमें असेसमेंट किस तरीके से करना है कि बच्चों को कुछ होम असाइनमेंट देने हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि सीसी इज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग मार्क्स इनटू ग्रेड, यानी कि सिर्फ मार्क्स को ग्रेड में कन्वर्ट करना ही इसका एम है, तो ये गलत है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि इसमें टीचिंग कम की जाती है, टेस्ट ज़्यादा किया जाता है, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पहला ऑप्शन। इसके अलावा अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने है, इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल फीचर फॉर कॉन्सेप्ट मैप इन मैथमेटिक्स। कॉन्सेप्ट मैप जो हम सिखाते हैं मैथमेटिक्स में, इनमें से कौन से ऐसे एसेंशियल फीचर हैं, कौन से ऐसे आवश्यक यहाँ पे विशेषताएं हैं जो कि यहाँ पे अवधारणा मानचित्र के लिए गणित के अंदर देखी जाती है। अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को एक एक करके रीड करें तो इसमें बोल रखा है इट रिप्रेजेंट अ कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस, यानी कि इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है उसका एक विश्लेषण होता है, ये तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा आगे क्या बोल रखा है, दे आर डायरेक्शनल विथ एरो शोइंग दैट कॉन्सेप्ट आर प्री रिक्वेसाइट फॉर विच अदर। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है ये दिशात्मक है, और साथ ही साथ ये दर्शाता है कि एक अवधारणा किस तरीके से पूर्व अपेक्षित की जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये जो कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं उससे हम चीज़ें को रिलेट करते हैं, तो ये भी यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है दे कैन नॉट बी यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, यानी कि ये यहाँ पे निदानात्मक प्रयोग के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये गलत है। हम चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए भी हम कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैप को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये बोल रखा है दे डू नॉट यूज़ फ्रीक्वेंटली एज दे आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये बराबर उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें समय जो है बहुत ज़्यादा व्यक्त होता है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन सही होगा वो होगा आपका 1 और 2, यानी कि ए और बी, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए अभी तक हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे पैडागोजी के सॉल्व किए। अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा था जो कि आप पढ़ के यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाएँ। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 35 है, इसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको ये ढूंढना है। अब जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं उसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है मैथमेटिक्स एट स्कूल लेवल रिक्वायर्ड स्पेशल एप्टीट्यूड इन लर्नर। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है स्कूली स्तर में जो हम गणित बच्चों को सिखाते हैं उसमें एक विशिष्ट अभिवृत्ति यहाँ पे बच्चों के अंदर आवश्यक होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स हर कोई सीख सकता है, तो ये वाला नेचर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके अलावा अगला पॉइंट हमें क्या बोल रखा है कि प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, यानी कि जो प्राथमिक अवधारणा है यहाँ पे गणित की प्रकृति की, ये अमूर्त होती है, ये अमूर्त से अमूर्त की तरफ लेके जाते हैं, तो ये यहाँ पे सही है। क्योंकि आपको यहाँ पे नॉट वाले ऑप्शन को ढूंढना है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। इसके अलावा अगला अगर पॉइंट देखिए तो मैथमेटिक्स आर बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग,
यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग, जिसमें आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हो, कुछ रूल बता देते हो, उसके बाद उसके हम एग्जांपल्स करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जूनियर लेवल के मैथ्स की बात की जा रही है तो डिडक्टिव रीजनिंग भी होती है। इसके अलावा मैथमेटिक्स इज़ मोर अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एंड हियरार्किक देन द अदर सब्जेक्ट। यहाँ पे अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, गणित की बात करें, तो ये बाकी विषय की तुलना में ज़्यादा अमूर्त है। तो कहीं ना कहीं ये भी सही है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत होगा, जिसके अंदर ये बोल रखा है कि हम ये मान के चलेंगे कि स्कूल लेवल पे लर्नर को एक स्पेशल एप्टीट्यूड होना चाहिए, तभी जाके वो गणित को सीख पाएगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर ये बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंटेशन इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। यानी कि गणित की कक्षा में जो तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे उपयुक्त होगा। तो देखिए, ऐसा अगर आपके पास कोई भी टर्म आ जाए जिसके बारे में आपको उतना ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पे ना समझ में आ रहा हो, तो ऐसे ऑप्शन को ढूंढिए जो कि आपको यहाँ पे नेगेटिव सेंस में जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लास्ट ऑप्शन को पढ़ें तो यहाँ पे बोल रखा है इट इज़ लेस यूजफुल फॉर एलिमेंट्री ग्रेड। यानी कि तर्क वितर्क जो होगा ये ज़्यादा उपयुक्त नहीं माना जाता मूल्यांकन के लिए, इसमें मूल्यांकन करना डिफिकल्ट है। तो ये ऑप्शन आपका नेगेटिव सेंस में जा रहा है, नकारात्मक चीज़ यहाँ पे दर्शा रहा है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो ऐसे आपका एलिमिनेट हो गया। आपको सबसे पहले इस तरीके से अपना अप्रोच रखना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बी ऑप्शन को पढ़ते हैं, इसके अंदर बोल रखा है इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल इन मैथमेटिक्स इन द सेम मैनर एज अदर एम्पेरिकल डिसिप्लिन। देखिए, तर्क वितर्क भी एक तरीका माना जाता है और इसके अंदर ये बोल रखा है कि ये हमेशा बाकी तरीकों की तरह ही एक यहाँ पे हेल्पफुल होंगे। और इसमें जो ऑलवेज वर्ड है, इसके वजह से ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे डाउटफुल हो जाता है कि ऑलवेज वर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोला जा सकता था कि इट इज़ हेल्पफुल इन मैथमेटिक्स, तो ये ऑप्शन भी सही होता। बट ये जो ऑलवेज है, यानी कि सदा ये मदद करेगा, मददगार होगा, हमेशा मददगार होगा, तो ये इससे ये भी नेगेटिव सेंस में चला गया। तो ऐसे ऑप्शन जिसमें आपका बी होगा वो भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगर आपको डाउट है तो आप अच्छी तरीके से ए और सी ऑप्शन को पढ़िए। ये ऑप्शन में बोल रखा है इट कैन बी अंडरस्टूड एज लाइन ऑफ रीजनिंग दैट इंडीड टू शो और एक्सप्लेन वाई अ मैथमेटिकल रिजल्ट इज ट्रू। यानी कि तर्क वितर्क से आपको एक तरीके से ये एक यहाँ पे एक रिजल्ट मिलता है, एक परिणाम मिलता है कि जो आप गणित में अवधारणा करा रहे हैं वो किस तरीके से सत्य है और क्या सत्य है। तो तर्क वितर्क करेंगे तभी आपको पता चलेगा। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ, ये एक तरीके से ये जो आपका तर्क वितर्क है एक तरीके से हिस्टोरिक अप्रोच, यहाँ पे ह्यूरिस्टिक अप्रोच का पार्ट हो सकता है। ह्यूरिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है? ह्यूरिस्टिक अप्रोच जो कि अनुसंधान विधि कहलाता है, इसे बोलते हैं आई फाइंड आउट। जब आप कोई चीज़ डिस्कवरी करते हैं तभी तो आप तर्क वितर्क करेंगे। तो इस हिसाब से ए और सी यहाँ पे सही होना चाहिए, जो कि आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको यहाँ पे अप्रोच मिला होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 37 हम लोगों के सामने है, जिसके अंदर ये बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। यानी कि गणित के यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पास पाठ्य पुस्तक होती है, इनमें से इसके संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप सभी सभी ऑप्शन को पढ़िएगा, पर सेकेंड ऑप्शन में आपको केवल मिल रहा है, ओनली मिल रहा है। अभी मैं आपके साथ 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने ओनली शब्द के हिसाब से कई ऑप्शन से यहाँ पे एलिमिनेट किया है। क्योंकि आपको नॉट वाला ऑप्शन ढूंढना है, तो यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं, बाकी सभी जो गणित के पाठ्य पुस्तक होता है उसके बारे में सही दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों से पूछ रखा है जो कंजक्टर होता है इन मैथमेटिक्स वो क्या है। अब देखिए, इसके अंदर आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। ये एक तरीके से हम लोगों को क्या दिखाता है, ये आपका कंजक्टर जो होता है एक तरीके से एक कंक्लूजन होता है जो कि हमने शुरुआत में एज्यूम किया होता है। ये मैं अभी आप लोगों के साथ एक यहाँ पे सेशन लूँगी जिसमें एग्जिम्स क्या होता है, कंजक्टर क्या होता है, ये मैं अभी आप लोगों के साथ अलग से डिस्कस करूँगी। अभी कंजक्टर के बारे में आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अगर आपने कोई पहले से चीज़ एज्यूम कर ली, उसको आप कंक्लूड कर रहे हो कि वो सही है या नहीं है,
और किसी टेंटेटिव डेटा के बेस पे जो पहले आपका प्रूफ नहीं हुआ था उसको आप यहाँ पर प्रूफ कर पा रहे हो, तो वो आपका कंजक्टर कहलाएगा। इस हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपका फोर्थ जो ऑप्शन है ये सही आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़रा डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, 1 इज़ लेस देन और मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 6 आर प्राइम नंबर। अब यहाँ पे बोल रखा है 6 का गुणज से एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्या है। अब ये जो आपका पूरा स्टेटमेंट दे रखा है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, हमसे ये पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट जो है ये डिस्कस करना चाहूँगी जो कि फ्रैक्शन चैप्टर का है। अगर आपके पास दो फ्रैक्शन को यहाँ पे कंपेयर करना होता है तो आप किस बेसिस पे कंपेयर करते हो? आप इस बेसिस पे कंपेयर करते हो कि दोनों फ्रैक्शन का जो अगर जिसका बेस बड़ा होगा वो आपका वो कंप्लीट फ्रैक्शन आपका यहाँ पे क्या माना जाता है, छोटा माना जाता है, जिसका बेस छोटा होगा वो बड़ा माना जाता है। तो एक तरीके से हमने ये एक अवधारणा जो है, एक कॉन्सेप्ट जो है बना लिया। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंजक्टर तैयार कर रहे हैं और यहाँ पर एक तरीके की स्टेटमेंट जो है ये रेडी की गई है कि 6 का जो भी मल्टीपल होगा उसमें से एक कम या एक ज़्यादा करेंगे तो वो एक प्राइम नंबर निकलेगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक अजम्पशन है जिसको हम बाद में प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये कंजक्टर का एग्जाम्पल है। ये आपका थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, अ मैथमेटिक्स टीचर पॉज द डिफरेंट प्रॉब्लम टू हर स्टूडेंट। यानी कि गणित की एक शिक्षिका हैं जो अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को अलग अलग तरीके की समस्या जो है यहाँ पे दे रही हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो इस तरीके से दिया जा रहा है कि यहाँ पे बोल रखा है कि एक लड़की है जो कि यहाँ पे 60,000 जो रेंट दे रही है 3 महीने का। हाउ मच विल शी हैव टू पे फॉर अ होल ईयर इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम। यानी कि अगर हर महीने का रेंट इतना ही रहेगा तो उसे पूरे साल भर का रेंट कितना देना पड़ेगा, ये पूछा गया है। इसके अलावा आगे क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 3 दर्जन बनाना इज़ 45। अगर 3 दर्जन केले का की कीमत क्या है, यहाँ पे 45 है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि उसे नंबर ऑफ बनाना यहाँ पे इतने रुपीस के वो कितने खरीद पाएगी। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि 2 बच्चे हैं, जॉय और जेनी। ये यहाँ पे स्कूल जा रहे हैं और यहाँ पे जॉय जो है वो वॉक करके जा रहा है। स्टार्टेड वॉक बिफोर जेनी, यानी कि उसने वॉक करना पहले शुरू कर दिया था। व्हेन जॉय वॉज एट द थर्ड ब्लॉक जेनी वॉज एट द फर्स्ट ब्लॉक। यानी कि जॉय जब थर्ड ब्लॉक में पहुँच गया तो जेनी अभी फर्स्ट ब्लॉक में है। तो आगे पूछ रखा है इफ़ बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड। अगर दोनों सेम स्पीड में जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे बताना है कि जेनी कौन से ब्लॉक में होगी जब जॉय यहाँ पे 9th ब्लॉक में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें आगे क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द अबव 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गए होंगे कि 3 हम लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम यहाँ पे हमें दे रखी थी। अब हमें यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन पूछ रखा है जिसमें यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर आप एक वर्ड देखेंगे, डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड या फिर यूनिटरी मेथड, ये आपको ये टर्म दे रखा है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना होगा कि आप किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें ये जो यूनिटरी मेथड होता है इसका मतलब, यहाँ पे ये जो एकात्मक विधि होती है इसका मतलब पहले हमें समझना होगा। ये जो यूनिटरी मेथड होता है इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर 5 पेन जो है वो 10 रुपए के हैं तो 10 पेन कितने रुपए के होंगे। इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होता है ये एकात्मक विधि यानी कि यूनिटरी मेथड को दर्शाता है। अब यहाँ पे पहले ऑप्शन में है कि ए ओनली ए इज़ बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड, यानी कि केवल पहला जो स्टेटमेंट है ये यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है। तो अगर आप देखेंगे तो दूसरा ये जो 3 दर्जन केले वाला है ये भी आपका यूनिटरी मेथड पे बेस है कि इतने दर्जन इतने के हैं तो इतने कितने के होंगे, ये भी यूनिटरी मेथड है। तो पहला ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली ए लिखा हुआ है, ये कट गया। इसके अलावा बोल रखा है बी और सी आर बेस्ड ऑन लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड, डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड। ये जो लास्ट वाला ब्लॉक वाला अगर आप पढ़ेंगे तो ये यूनिटरी मेथड पे बेस्ड नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे कट जाएगा।
इसके अलावा बोल रखा है ए और सी जो है ये यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है, एकात्मक विधि पे बेस्ड है, तो ये गलत है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है, जिसमें बोल रखा है कि ए और बी आपका डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड है जो कि यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है। यानी कि अगर एक महीने का रेंट इतना है तो एक साल का कितना होगा, एक दर्जन के लिए इतने के हैं तो यहाँ पे 4 दर्जन कितने के होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड के होते हैं। यहाँ पर फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 41 से अब ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछे गए हैं। अब एक एक क्वेश्चन को हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे पहला जो 41 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का वो क्या बोल रखा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड इज 176 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल। यानी कि एक रेक्टेंगल है यहाँ पे हमने बना दिया और एक सर्कल है, दोनों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर दे रखा है और इसका लेंथ कितना दे रखा है 176 और इसका ब्रेथ कितना दे रखा है 56, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि इनका एरिया जो है वो बराबर है। तो अगर इनका एरिया बराबर होगा तो पाई आर स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 176 इंटू 56 के बराबर होगा। सिंपल से कहने का मतलब यही है। अगर हम यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें, क्योंकि पाई जो है यहाँ पे 22/7 लेने को बोला है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 176 और यहाँ पे लिख दोगे 56। 22/7 जो होता है वो पाई की वैल्यू होगी, तो 22 नीचे आएगा और 7 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। जब आप इसे कैंसल आउट करोगे तो जो r आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देखना। r यहाँ पे 56 आएगा, आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना होगा। अब आपके पास r आ गया, अब आपको क्या निकालना है, इसका सरकमफ्रेंस जो है, परिधि जो है वो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, पाई कितना लेना है, वही 22/7। इस क्वेश्चन में r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है 56। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 8 बारी में कट जाएगा और 8 बारी में कट के यहाँ पे 352 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों के साथ सेशंस में यहाँ पे कवर किए थे। अब देखिए यहाँ पे हमें बोल रखा है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टू द सरफेस ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड, जिसका डायमेंशन हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 40, 36 और x दे रखा है, मतलब एक साइड हमें नहीं दे रखी है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि इसे अगर हम यहाँ पे पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर पेंट कर रहे हैं तो 20 रुपये हमें देना पड़ रहा है और टोटल का हमें कॉस्टिंग कितने दे रखी है 1032। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x जो है हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर एक क्यूबॉइड जो है वो आपको इस तरीके से दे रखा है, जिसकी 2 डायमेंशन आपको दे रखी है, एक डायमेंशन हमें नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे आप ये बताइए कि टोटल कॉस्ट कितना है। टोटल कॉस्ट है 1032 और अगर यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है वो आपका 1032 है। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत यहाँ पे है कि हमें एक साइड नहीं दे रखी और टोटल सरफेस एरिया भी नहीं दे रखा। तो टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए यहाँ पर हमें हिंट दे रखा है कि अगर आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करते हैं तो 20 रुपये आपके लगेंगे। तो ऐसे अगर मैं पूछूं कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें पेंट करना है तो कितने रुपए लगेंगे, तो आप कहेंगे कि 20 को यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दीजिए। अगर हम 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5। अब यहाँ पर से आप पहले टोटल सरफेस एरिया जो है इस क्यूबॉइड का निकालोगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्टिंग कितनी थी, टोटल कॉस्टिंग हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप मुझे बताइए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितना अमाउंट दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है 1/5, तो 1/5 आप यहाँ पे लिखिए। अब आप कहेंगे ये क्या कर रहे हो, ये यहाँ पर हम जो निकाल रहे हैं ये टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। वहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 5160 आ रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये 1/5 के बराबर है। तो ये जो अमाउंट दे रखा था इसकी हेल्प से हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया के बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब आपका टोटल सरफेस एरिया निकल गया। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, 2 इंटू एल इंटू बी, इसके बाद प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये हमने यहाँ पे लगा दिया।
2 को 2 रहने दीजिए, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 40 इंटू 36, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 36 इंटू एक्स, क्योंकि हाइट आपकी एक्स है, इसके अलावा x इंटू 40, और टोटल सरफेस एरिया अभी कितना निकाला था हमने 1000, यहाँ पे 5160। तो इस वैल्यू को आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपको इसको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। 2 को आप 2 रहने दीजिए, इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो नंबर यहाँ पे 36x और ये जो 40x है ये साथ में सॉल्व होंगे। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा, और 36x और 40x को प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 76x आ जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, ये आपके पास ये इक्वेशन बनी हुई है, इसमें पहले 2 को शिफ्ट करिए, फिर x की वैल्यू निकालिए। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे कैंसिल करके, तब आपके पास 15 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि x जो है हाइट जो है इसकी 15 है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, जिसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है PQRS एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, जिसमें हमें बता रखा है चतुर्भुज। यहाँ पे हम बना देते हैं, ये रहा हमारा चतुर्भुज, जिसमें PQRS इस तरीके से हमें दे रखा है, जिसमें हमें बता रखा है PQ जो है वो यहाँ पे PS के बराबर है, ये वाली साइड के बराबर है। इसके अलावा RQ जो है यहाँ पे हमें RS के बराबर दे रखा है, तो 2 लाइन इधर और 2 लाइन इधर हम बना देते हैं। इसके साथ साथ हमें आगे क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए इनमें ये पूछ रखा है कि इसमें इन सभी केसेस में आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो देखिए ये जो शेप होता है ये आपका काइट का भी शेप होता है, यानी कि काइट भी इसी तरीके से होती है कि 2 एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 2 एडजेसेंट साइड आपस में बराबर हैं तो आप मुझे बताइए क्या इसके बीच में बनने वाले डायगोनल एक दूसरे के बराबर हैं? तो आप कहेंगे डायगोनल तो बराबर नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो अगले थर्ड पॉइंट में बोल रखा है ईच डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल एट ईच वर्टेक्स, यानी कि यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे इन्हें बाइसेक्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ये गलत है। इसके अलावा ईच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं कर रहे, ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री में। तो ये आपके एक काइट की भी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे काइट की प्रॉपर्टी को मानते हुए हम इस क्वेश्चन में सेकेंड जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट बोलेंगे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 44, जिसके अंदर ये बोल रखा है कि आपके पास ABCD एक रोम्बस है, तो एक रोम्बस बना दीजिए ABCD इस तरीके से। यहाँ पे हो गया A, यहाँ पे हो गया B, यहाँ पे हो गया C और यहाँ पे हो गया D। अगर ये ABCD रोम्बस है तो आगे हमें बोल रखा है कि ADB कितना दे रखा है, ये आपको 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस तरीके से पहले एक लाइन बनाइए, और ये वाली साइड आपकी कितनी है, ये वाली साइड आपको 25 दे रखी है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू पूछी है जो कि आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है। इससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे निकालते हैं। जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला आपका 25 होगा। साथ ही साथ अगर ये एक रोम्बस है तो रोम्बस की चारों साइड्स जो होती हैं वे आपस में बराबर होती हैं। ये 25 है तो ये भी 25 होगा, क्योंकि इसके डायगोनल जो है ये आपके बाइसेक्ट करते हैं। तो आपने कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपने कैलकुलेट कर दी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें BAD और ABC चाहिए। अगर मैं BAD निकालूं तो BAD यहाँ पे कहाँ है, BAD ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब देखिए अगर एक पूरा का पूरा ट्राइंगल बन रहा है जिसमें 2 साइड आपके 25 हैं, तो एक साइड कितनी होगी, आप क्या करेंगे 180 में से इसको माइनस कर देंगे, 180 में से 50 को माइनस कर देंगे, 25 25 50 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 130 डिग्री। इसके अलावा ABC की अगर हम बात करें, यहाँ पे यहाँ ABC जो है 25 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो दोनों एंगल आपके आ गए। तो 2 इंटू 130 प्लस माइनस 50, तो इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 260 माइनस 50, 260 में से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो 210 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। डेटा हमें दे रखे हैं
पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में आप लगा सकते हैं, जिसमें 7 सबसे पहले आएगा, इसके बाद 7, 8, 9, उसके बाद यहाँ पे 9 के बाद यहाँ पे आएगा 10, 11 आपका कितने बार दे रखा है, 11 आपका 2 बार दे रखा है, इसके बाद 13 एक बार है, उसके बाद 14 एक बार है, 15 एक बार है, फिर 16 एक बार है, 17 एक बार है, फिर 23 एक बार है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा सारे नंबर हमने यहाँ पे लिखे हैं या नहीं लिखे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे मोड की बात करते हैं तो देखिए मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो मोड जो है यहाँ पे बहुलक जो है वो कितना आ जाएगा, बहुलक तो यहाँ पे सीधा 11 आ गया। इसके अलावा मीडियन यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो मीडियन में ये दोनों नंबर आपके मीडियन काउंट होंगे, तो इन दोनों का मिड अगर हम निकालते हैं, मीडियन जो निकलेगा ये 11 + 13/2 इस कॉन्सेप्ट से हमारा ये निकलेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24/2, और जिसे आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। मीडियन आ गया आपके पास 12, और थर्ड क्या निकालना है यहाँ पे, परिसर यानी कि रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकलता है, सबसे बड़े में से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर दें, 27 में से 23 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आपको इन तीनों का माध्य जो है, मीन जो है वो निकालना है। तो आपको करना क्या है, 11 + 12 + 16, और 3 नंबर है तो 3 से हम इसे भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 39/3। 39/3 कितना होता है, ये होता है 13। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये जो नंबर है तो इन नंबर्स का हम स्क्वायर रूट जो है यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने का वही तरीका 198 यहाँ पे आप इस तरीके से लिख लीजिए। इसके बाद ये सबसे पहले 2 से जाएगा, फिर ये नंबर आपका 3 से जाएगा, इसके बाद ये फिर से 3 से जाएगा, फिर ये 11 से जाएगा। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो x का जो स्क्वायर रूट है यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर रूट निकालना है, और y के रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है यानी कि क्यूब रूट निकालना है। तो आपको इस चीज़ का गौर करना पड़ेगा। अगर हम x का स्क्वायर रूट निकालें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 एक बार, 3 2 बार, और 11 एक बार। इसके अलावा यहाँ पे 550 का भी आपको निकालना है। आप निकाल के देखना, 2 एक बार, 5 2 बार, और 11 एक बार आएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए 2 के 2 पेयर बन गए, 5 के 2 पेयर बन गए, 3 के 2 पेयर बन गए, मतलब पेयर सॉरी 2 पेयर नहीं, एक पेयर बन गया, और 11 का भी एक पेयर बन गया। तो पूरे के जोड़े बन गए। सबके अगर जोड़े बन गए तो ये पेयर से आपके बाहर आ सकते हैं, और एक बार हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे, 330 आ गया। x आ गया आपका 330। अब इसी तरीके से आप y निकालेंगे। y में आपको क्यूब रूट निकालना है यहाँ पे किसका, यहाँ पे 99 का। आप निकाल के देखिएगा, अगर आप क्यूब रूट भी निकालते हैं तो उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास 3 है वो 3 बार आएगा, और यहाँ पर 11 जो है यहाँ पे कितने बार आएगा, 3 बार। ये क्यूब रूट किस किस का निकाला है हमने, 99 और 363 दोनों का कंबाइन हमने निकाला। तो यहाँ पे जो है आपको 3 जो है 3 बार मिलेगा। इसके अंदर आपको 3 जो है 3 टाइम्स, और 11 जो है वो 3 टाइम्स मिलेगा। यही आपको चाहिए था क्योंकि आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो अगर आप इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो आपको ये नंबर कितने मिलेंगे, एक 3 मिलेगा और एक 11 मिलेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 33। x कितना आया था, 330, y कितना आया, 33। अब आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, अब आपको क्वेश्चन में 1/x और 1/y यहाँ पे निकालना है। तो आपको बस इनकी वैल्यू लगा देनी है। 1/x कितना है, 330, और यहाँ पे 1/y कितना है, 33। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आपके पास यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो 1/30 आएगा, और इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.03 जो है इस तरीके से बार के साथ आ जाएगा, जो कि आपको सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हुए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए एक में 10 की पावर 10 है, एक में 10 की पावर 9 है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले 10 की पावर 9 जो छोटी पावर होती है उसको आप कॉमन ले लीजिए। अगर मैं 10 की पावर 9 यहाँ पे कॉमन लेती हूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे 12.34 तो यहाँ पे रहेगा क्योंकि 10 की पावर 10 था तो 10 की पावर 1 यहाँ पे बच जाएगा।
माइनस इसके बाद यहाँ पे 5.67 तो रहेगा, साथ ही साथ पूरा 10⁹ निकल गया, तो यहाँ पे बस 1 बचेगा। तो इस तरीके से आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो तरीका है, इसे सॉल्व करना है। 10⁹ बाहर रहेगा, साथ ही साथ 12.34 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 123.4 ये बन जाएगा। इसके साथ साथ ये जो नंबर है 5.67, ये तो इसी तरीके से रहेगा। इसको आपको यहाँ पे माइनस करना होगा। अगर आप इसे माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद 117.73 जो है यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपको इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म ये बोलता है कि एक नंबर होना चाहिए बस डेसिमल से पहले। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो ये जो 117 है, 117 के बाद पॉइंट है, उस पॉइंट को आपको पहले लाना होगा। तो आप क्या करोगे, 1.1773 ये आ जाएगा, और क्योंकि आपने पॉइंट को आगे को यहाँ पे शिफ्ट किया है तो 10⁻² और बढ़ जाएगा, यानी कि 10⁹ से 10⁻11 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट को हमने पहले खिसकाया है। पहले खिसकाने पे 10⁻ यहाँ पे बढ़ जाती है। इस हिसाब से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पहला ऑप्शन। इसके अलावा अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर ये बोल रखा है, बाय विच नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। यानी कि ये जो नंबर है इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट जो है इसका रेसिप्रोकल आए। तो चलिए इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसके माइनस का साइन को बस हटा दीजिए। इसका रेसिप्रोकल यानी कि ये चाहिए आपको। तो कह क्या रखा है कि इसमें यानी कि ये -1/4⁻⁻1 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि इस नंबर का रेसिप्रोकल आए। इस नंबर का रेसिप्रोकल मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या है, -7/4। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बस आपको जो है x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये -1/4 को रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -4, और यहाँ पे आ जाएगा -7/4। तो इस तरीके से लिखा, माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया, x की वैल्यू क्या आएगी, 7/16। 7/16 आपको कहाँ पे दे रखा है, 7/16 अगर आप गौर करें तो आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक नंबर है जिसको आपको क्या करना है, प्राइम नंबर है जो कि आपको प्राइम फैक्टराइज करना है PQR की फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। इसको प्राइम फैक्टराइज मैं पूरा नहीं करूँगी, मैं आधा आपको करके दिखाती हूँ। जैसे अगर आप इसे प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 की टेबल में ये कितने बार में कटेगा, 156,816। ये आप ओरल भी कर सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल जो है बहुत ईजी होता है। इसके बाद अगर हम 2 की टेबल में आगे इसे कट करेंगे तो ये इतने बार में जाएगा। अगेन ये यहाँ पे 2 की टेबल में जाएगा, तो 2 की टेबल में जब तक ये कट रहा है आप काटते जाइए। जब ये 2 की टेबल में कटना बंद हो जाएगा तो आप 3 और 4 में स्विच करोगे। जैसे आप इसे सॉल्व करते रहोगे, फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा 2⁵ आएगा। इसके बाद 3⁵ और 11⁵2, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। अब आपको इससे कंपेयर करना है, 2⁵ कहाँ है, तो आप कहोगे Q की वैल्यू में। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2। इसके बाद 3⁵4, पावर 4 किसका, R, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और 11⁵2 किसके पावर 2 है, तो आप कहोगे P⁵2 है, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। अब आपके पास ये आ गया है। इसके अलावा क्वेश्चन आपको क्या सॉल्व करना है, P + Q - 2R, इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 + 2 - 6, तो 13 - 6 होता है 7। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रखा है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय सुनीता इन हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आर फॉलो। अब हमें जो सुनीता द्वारा प्री बोर्ड में मार्क्स जो है प्राप्त किए गए वो हमें बता रखा है। अब बोल रखा है, इफ़ अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अबव डाटा, अगर इसे पाई चार्ट जो है वो तैयार किया जाए तो आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में, गणित में इसके कितने नंबर आए होंगे। तो एंगल आपको कोण जो है निकालना है, किसका निकालना है, गणित का निकालना है। तो गणित में कितने मार्क्स आए, गणित में आए आपके 96, और टोटल मार्क्स कितने थे, सबको आप प्लस करके देख लीजिएगा। टोटल मार्क्स अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 100 नंबर का अगर ये पेपर है
तो अगर आप इन सभी का नंबर का टोटल करते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका 400, और जो पाई चार्ट है पूरा 360 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर आपको इसको कैलकुलेट करना है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप बाकी नंबर को कैलकुलेट करते हैं तो 864, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। इसके अलावा देखिए एक सिलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ जो सेशंस यहाँ पे कवर किए थे उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं कि यहाँ पे मैंने बताया था सिलेंडर हो गया, इसके अलावा आप लोगों के पिरामिड हो गए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। जो वॉल्यूम है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का वो आपको दे रखा है 4600 कुछ, ये आपको दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो आपको 1.2 मीटर बता रखी है। इसका कर्ड सरफेस एरिया जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, 4620, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके बराबर होगा, 4620 के। अब इसमें आपको हाइट जो है वो कितने दे रखे, 1.2 मीटर, और आपको ये सेंटीमीटर में चाहिए। 1.2 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे बनेगा 120 यहाँ पे सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ नॉलेज होनी चाहिए, जब सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है तो हाइट भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। आर स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है, जो कि यहाँ पे कितना आएगा, 49/4। अगर आप आर की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं तो ये आ जाएगा 7/2। तो सबसे पहले तो आपको आर निकालने की मेहनत करनी है। फिर सी एस से क्या होता है, सी एस से होता है 2πRH। तो बस आपके पास सारी वैल्यू है, लगा दीजिए। 2 की जगह 2, पाई की जगह हम लगाएंगे 22/7, आर की जगह हम लगाएंगे 7/2, और हाइट कितनी है, 120 है। तो आप इसे जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2640, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ये आपको पहले ऑप्शन में मिल रहा है। इसके अलावा अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, जिस क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे बोल रखा है इफ़ एफ वी एंड ई आर रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ फेस वर्टेक्स एज, यानी कि फेस वर्टेक्स एज यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है। ट्राइंगुलर प्रिज्म का मतलब क्या है कि इसका बेस क्या है, एक ट्राइंगल शेप का है, तो यहाँ पे आप बना दीजिए। और अगर ये एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है तो देखने में ये कुछ इस तरीके से लगेगा, जिसमें अगर आप यहाँ पे रीड करते हैं सही से तो इसका फेस कितना होगा, इसका फेस होगा यहाँ पे 5। इसके अलावा वर्टेक्स यहाँ पे कितना होगा, वर्टेक्स होगा इसका 6, और एज कितने हैं इसके, 9 है। ये मैंने आप लोगों को काउंट करना एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इसमें मैच करके देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। तो पहले अगर ऑप्शन में आप सेटिस्फाई करते हैं तो 4f दे रखा है, 4 × 5, इसके अलावा 2 × 6 माइनस 3 × 9। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा आपका 5, जो कि यहाँ पे 6 दे रखा है। तो पहला ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन में लगाएंगे तो 2f दे रखा है, यानी कि 2 × 5, इसके अलावा प्लस 3 × 6 माइनस 2 × 9। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 10, जो कि यहाँ पे 10 दे रखा है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 53 अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, जिसके अंदर ये बोल रखा है P इज़ अ पॉइंट ऑन लाइन AB एंड PQ। यहाँ पे बोल रखा है कि P एक पॉइंट है जो कि एक लाइन में बना है, जो कि लाइन क्या है आपको ये देखनी है। ए बी एक लाइन है और यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है, और पी क्यू दूसरी एक लाइन है। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से होगी, और पी एक इस जगह पे बनाया गया है कि ये दोनों लाइनों में आ रहा है। अब आपको आगे यहाँ पे बोल रखा है कि हाँ, ये जो क्यू पी ए है, क्यू पी ए आपका कितना दे रखा है, ये आपको 7x दे रखा है, और क्यू पी बी जो दे रखा है वो आपको 5x दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एक लीनियर पेयर है, और अगर एक लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर का में जो एंगल बनते हैं वो आपके क्या होते हैं, वे आपके 180 डिग्री के होते हैं। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये हो जाएगा 12x = 180, और x कितना आ जाएगा, x आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। आपको यहाँ पे निकालना है 8x - 10, यहाँ पे 8 × 15 - 10 अगर आप करते हैं तो 120 में से 10 माइनस करके 110 जो है आ जाएगा, जो कि आपको सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर
54 जो हमें दे रखा है, इसके अंदर बोल रखा है एस इज़ अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू। यहाँ पे बोल रखा है पी क्यू आर एक पूरा ट्राइंगल है जिसमें पी क्यू यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, और एस एक पॉइंट है जो कि पी क्यू पे पड़ रहा है, तो इस तरीके से होगा और एस ही वाला पॉइंट होगा। इसके बाद हमें बोल रखा है कि यहाँ पर ये जो आपका आर एस है, आर एस हो गया, इसके अलावा पी एस हो गया और क्यू एस है, ये आपस में बराबर है। और साथ ही साथ हमें बता रखा है क्यू पी आर जो है वो कितना दे रखा है, हमें यहाँ पे 15 डिग्री दे रखा है। अगर हम क्यू पी आर की बात करें तो ये वाला एंगल कितना दे रखा है, ये 15 डिग्री दे रखा है। तो आपको बाकी चीज़ें यहाँ पे निकालनी है। अगर ये वाला एंगल यहाँ पे 15 डिग्री है, क्योंकि ये साइड्स आपस में बराबर है, तो ये भी आपका कितना होगा, ये भी आपका 15 डिग्री होगा। आपने पढ़ा है कि अपोजिट साइड ये आपके बराबर होती है। तो अगर ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 150 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल के साइड्स के हिसाब से। और आप मुझे बताइए कि क्योंकि ये वाली साइड्स आपस में बराबर है, अगर मैं इसको x लेती हूँ तो ये वाला एंगल भी आपका x हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक एंगल आ गया 15 डिग्री, एक आ गया 15 और एक आ गया आपका 150। तो देखिए ये आपकी ये दोनों साइड भी आपस में बराबर है, तो इस हिसाब से अगर ये x होगा तो ये वाला एंगल भी आपका x होगा। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये x है तो आपने यहाँ पे पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर एंगल के यहाँ पे सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जो आपका 150 है, ये किसके बराबर होगा, x प्लस एक्स के बराबर होगा। अगर ये एक ट्राइंगल का ये जो 150 है, ये अगर एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, तो यहाँ पर आप x कैसे निकालोगे कि x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x। ये किसके बराबर है, यहाँ पे 150 के बराबर है, तो x कितना आ जाएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा। तो ये वाला x कितना आ गया, 75। तो ये वाला x भी कितना आ जाएगा, 75। क्यों, क्योंकि ये साइड्स तो बराबर है। अब आपने सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल दी, तो आपको यहाँ पे क्या पुट करना है, यहाँ पे आपको पी क्यू आर और यहाँ आपको पी आर क्यू जो है पहले वो निकालना है। तो पी क्यू आर अगर आप ध्यान से देखें तो पी क्यू आर कितना है, ये आपका है 75 जो कि अभी आपने निकाला था। और इसके अलावा पी आर क्यू जो है वो कैसे निकलेगा, पी आर क्यू आपको यहाँ पे निकालना है, जो कि इन दोनों को प्लस करके निकलेगा, जिसको मैं यहाँ पे सर्कल कर रही हूँ। एक क्या है, एक है 15, एक है यहाँ पे 75, दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 90। अब आपको दोनों वैल्यू मिल गई, एक 75 मिल गई, एक 90 मिल गई। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 2 इंटू, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 75 माइनस 90। तो 2 इंटू 75 अगर आप करते हैं और माइनस 90 करते हैं तो ये आ जाएगा 60, जो कि आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, जो कि यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से हमसे पूछ रखा है। इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बोल रखा है एक दुकानदार ए वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, 384 रुपए में बेच रहा है। और जब वो इतने में बेच रहा है तो उसे 20% का घाटा हो रहा है। और उसके बाद वो आइटम बी को, वस्तु बी को यहाँ पे 400 रुपए में जब बेच रहा है तो उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल अगर वो दोनों आइटम को 852 रुपीज़ में बेचेगा तो यहाँ पे हमें बताना है कि उसको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो देखिए दो अलग अलग आइटम हैं, जिसको यहाँ पर एक को प्रॉफिट में और एक को लॉस में बेचा हुआ है। तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन के में आगे बढ़ेंगे। तो हमने लिख दिया आइटम ए और आइटम बी। आइटम ए को उन्होंने क्या किया, इसका एसपी जो रखा वो रखा 384 और आइटम बी का भी एसपी यहाँ पे रखा 384। तो ये दोनों तो ये इन चीज़ों का यहाँ पे सेम है। इसके अलावा एक में हुआ आपको लॉस और एक में हुआ प्रॉफिट। तो आइटम ए में यहाँ पे हो गया लॉस और आइटम बी में यहाँ पे हो गया प्रॉफिट, जो कि हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन में दोनों का सीपी अलग अलग निकालें, यहाँ पे मैं सीपी निकाल रही हूँ पहले वाले का। तो देखिए पहले केस में लॉस हुआ है और यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा सीपी इंटू 100। और क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है तो हम क्या करेंगे, 100 में से ये जो लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, 20%, उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे 80 आ जाएगा। अब आपको पता है कि फर्स्ट केस में इसका सीपी कितना था, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को कितने में बेचा गया, तो आप कहेंगे 384 रुपये में बेचा गया। 384 इंटू 100/80 ऐसे करके पहले वाले ऑब्जेक्ट का हमें सीपी पता चल जाएगा, जो कि होगा 480।
तो ये रहा हमारा आइटम ए का। इसके अलावा अगर हम आइटम बी का निकालें तो आइटम बी का यहाँ पे एसपी जो है सेलिंग प्राइस जो है कितने में बेचा गया, तो आप कहेंगे 400 रुपये में, और यहाँ पर हम फॉर्मूले के हिसाब से 100 लिखेंगे। साथ ही साथ इस केस में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, 25%, तो 100 में 25 जोड़ के यहाँ पे कितना आएगा, 125। तो हमने इस तरीके से इस चीज़ों को लिख दिया, और यहाँ पर जो सीपी आ जाएगा वो आ जाएगा 320। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो पहले वाले वस्तु का रखा गया होगा वो कितना रखा हो गया, 480, और दूसरे वाले वस्तु का क्या रखा हो गया, 320। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको टोटल जो एसपी रखा है दोनों ऑब्जेक्ट का, क्यों, क्योंकि दोनों को साथ में सेल किया गया है। तो टोटल अगर यहाँ पे सीपी हम निकालें तो पहले वाले वस्तु का सीपी कितना है, यहाँ पे 480 अभी हमने निकाला था, और दूसरे वाले वस्तु का यहाँ पे सीपी कितना है, 320 अभी हमने ये भी कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर ये आ गया 800 रुपये। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पर है 800 रुपये का। यानी कि वस्तु है 800 रुपये की और बेचा कितने में गया, यहाँ पे 852 रुपये में बेचा गया। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर दोनों वस्तु को जो 800 रुपये का सामान था अगर हमने उसे यहाँ पे 852 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमें मुनाफा हुआ कितने रुपए का, 52 रुपये का। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ इतना तो पता चल गया। अब यहाँ पे आपको लाभ हुआ है तो हानि वाले ऑप्शन को तो आप काट दीजिए। अब प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, तो आप कहेंगे 52 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और वो वस्तु असल में दोनों वस्तु कितने की थी, तो आप कहेंगे 800 रुपये की। क्यों, क्योंकि 800 रुपये का सामान हमने 852 में बेचा था। इनटू 100 अगर आप इसे करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6.5। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे होगा पहला ऑप्शन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, यहाँ पे हमें जो है सीपी एसपी का क्वेश्चन दे रखा है। स्पेशली हमें यहाँ पे सीपी का क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को जरा हल करते हैं। इसमें बोल रखा है एक वस्तु है, यहाँ पे एक राशि है जो कि 12,000 की है, वो 12,000 की राशि यहाँ पे 15,900 कुछ हो जाती है, और यहाँ पे बोल रखा है जब इसमें कंपाउंड हाफ ईयरली लगता है वो भी 1.5 साल के लिए, और इसका रेट आपको कुछ सर्टेन रेट पे, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें बता रखा है। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इनके बीच का गैप कितना रहा होगा। तो अगर आप इनके बीच का गैप निकालोगे तो लगभग आपको 3,972 रुपये, यानी कि लगभग इतना आपको गैप यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये गैप हमने साइड कर दिया। अब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब कंपाउंड हाफ ईयरली का केस हम देखते हैं तो रेट का दर यहाँ पे आधा हो जाता है। तो इस हिसाब से समय कितना लगा होगा, समय यहाँ पे 1.5 साल ना लग के इसका दुगना होता है, क्योंकि रेट यहाँ पे आधा हो जाता है। तो टाइम जो हम लेंगे वो समय लेंगे हम 3 वर्ष का। तो देखिए 3 वर्ष के हिसाब से आपको निकालना है। इसके अलावा हमें अगर एक्चुअल रेट दर जो है ये पता करनी है तो हम किस तरीके से पता करेंगे, कितने का गैप आया, तो आप कहेंगे 3,972 का, और जो राशि थी वो कितनी थी, 12,000 की राशि थी। तो देखिए अगर आप इसका दर निकालना चाहेंगे तो आप इसे डिवाइड कीजिए। तो आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये कैलकुलेट होके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 33.1। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर हम 3 साल में इतना दर दे रहे हैं, इतने रेट से हम यहाँ पे ब्याज लगा रहे हैं, तो 1 वर्ष में कितने का दर लगा होगा, तो आप कहेंगे 10% का। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने यूनिटरी मेथड लगाया है। ये 3 साल आया कहाँ से, जैसे कि मैंने कहा कि कंपाउंड हाफ ईयरली के केस में अगर यहाँ पर जब रेट हम देखते हैं तो रेट आपका आधा हो जाता है, क्योंकि हाफ ईयर का निकालते हैं। तो ऐसे केस में अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हमें इसमें कंपाउंड ईयरली का क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरे सालाना सॉल्व करना है, तो हम देखेंगे कि सालाना कितना समय यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर हम 1.5 साल ना लेके उसका दुगना करेंगे जो कि होगा 3 साल। अब इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कि 3 साल में अगर यहाँ पे 33.1% का दर यहाँ पे लगा है, तो 1 वर्ष में कितना परसेंट का दर लगा होगा, तो आप कहोगे कि 10% के हिसाब से वो सामान यहाँ पे बिका होगा।
इतना कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्योंकि ये जो 10% का दर है ये किस में लगा है, ये हाफ ईयरली में लगा है, ध्यान दीजिए, ये 10% का दर किस में लगा है, हाफ ईयरली में लगा है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सालाना निकालना है, पूरे साल का। अगर आधे साल में 10% का दर लगा है तो पूरे साल में कितने परसेंट का दर लगेगा, 20% के दर के हिसाब से चीजें जाएंगी। तो देखिए, अगर आपको दर पता चल गया, रेट पता चल गया कि 20% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपके पास यहाँ पे 12,000, तो 12,000 में आप कितना दर लगाएंगे, 12,000 का अगर आप 20% निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा, वो लगभग आपके पास यहाँ पे 2400 के आसपास आ जाएगा एक साल का। और अगर आप, क्योंकि 1.5 साल का निकालना है, अगर आप दूसरे साल का निकालेंगे तो दूसरे साल सेकेंड ईयर में क्या आएगा, सेकेंड ईयर में क्योंकि 12,000 का यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड ईयरली निकाल रहे हैं, चक्र वृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। चक्र वृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो आपकी राशि है उस पर तो ब्याज लगेगा 2400, साथ ही साथ इस 2400 में भी ब्याज लगेगा, कितने के हिसाब से, 20% के हिसाब से। तो 20% के हिसाब से अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400। पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो दूसरा साल है उसको पूरा नहीं लेना, आधा लेना है। तो अगर मैं इसका आधा करूंगी तो इसका आधा आ जाएगा 1200 और इसका आधा कितना आ जाएगा यहाँ पे 200। तो आपको इन सभी को जोड़ लेना है। अब जब आप यहाँ पे पैसे वापस करेंगे तो ये 12,000 रुपये देने हैं, साथ ही साथ ये 2400 रुपये देने हैं, ये 1200 रुपये देने हैं और ये 200 रुपये देने हैं। इन सबको जोड़ के देखिएगा, आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर आएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें, जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये पहले से सिंप्लीफाई लग रही है। राइट हैंड साइड के ब्रैकेट को हम यहाँ पे खोल देंगे। तो x को अगर मैं bx और bx प्लस 2y से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे bx² आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे x को 2y से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2xy आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर a को यहाँ पे bx से मल्टीप्लाई करेंगे तो abx आ जाएगा। और यहाँ पर a को अगर मैं 2y से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2ay आ जाएगा। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये आ गई मेरी कौन सी साइड, ये जो मेरी आपकी राइट हैंड साइड है। दूसरी वाली साइड को भी मैं यहाँ पे इस तरीके से नोट डाउन कर देती हूँ ताकि हम उसे क्या कर सके, तुलना कर सकें। अब मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब नोट डाउन करने के बाद आपको क्या चीज़ ध्यान देना है कि कौन कौन से टर्म्स यहाँ पे आपस में मैच कर रहे हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में a और b का मान चाहिए। अब अगर मैं दोनों को तुलना करती हूँ तो मुझे इतना पता चलेगा कि इस टर्म को मुझे इस वाले टर्म के साथ कंपेयर करना है और सीधा सीधा मेरी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी। अब देखिए, हमारे पास b जो है वो आ गया। अब मुझे a निकालना है। a निकालने के लिए अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों टर्म को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। दोनों में आपको y दे रखा है तो y को छोड़ के बाकी चीज़ों को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो 2a किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे -8 के बराबर आएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। a और b की वैल्यू आते ही आप a माइनस b में आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे -4 -5 अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा -9, जो कि आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर आपके पास a, b और c आपको इक्वेशन दे रखी है, जिसमें आपको a प्लस b माइनस c जो है ये आपको दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले a b c यानी कि a प्लस b माइनस c करके आप सिंप्लीफाई करेंगे, कंपेयर करेंगे, जिससे आपकी p, q और r की अलग अलग वैल्यू आएगी और जिसको आप यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि 5p प्लस Q माइनस R में आप पुट करेंगे तो इससे आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ये क्वेश्चन क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन का है तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन के फॉर्म में छोड़ रही हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। यहाँ पर जो आपका पेपर पूछा गया था उसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा पूछी गई थी, तो आपको कैलकुलेशन पे खास ध्यान देना है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल आपसे डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे पूछ रखा है। आपको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सा नंबर आपका
2, 3 और 11 से डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे पूरा सेटिस्फाई करता है। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान है। लास्ट नंबर देख लीजिए कि 2 की टेबल में जाता है नहीं जाता, सारे नंबर जाते हैं। इसके अलावा 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, सम ऑफ डिजिट चेक करना है। इन सभी को सम करेंगे तो आएगा 24 जो कि 3 की टेबल में जाता है। अगर आप यहाँ पे 8, 9, 1, 2 को अगर आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20 जो कि आपका 3 की टेबल में नहीं जाता। तो ऐसे ऑप्शन जिसमें आपको बी दे रखा है वो तो आप काट दीजिए, वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम सी के लिए डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को जो है इस नंबर में देखना है, यह आएगा 10 और इसके अलावा 16, 17, 18, 18 भी 3 की टेबल में जाता है। अब लास्ट नंबर अगर हम यहाँ पे चेक करें जो कि यहाँ पे है 9636, अगर आप इस नंबर को चेक करते हो तो ये नंबर भी आपका 3 की टेबल में जाता है। तो इतना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि अभी आपको ए, सी और डी ऑप्शन को यहाँ पे चेक करना है। तो अगर आपने इन तीनों नंबर का हमने 2 और 3 से डिविजिबिलिटी यहाँ पे चेक कर लिया है। इसके अलावा अगर 11 की डिविजिबिलिटी को अगर हम चेक करें तो देखिए 11 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको सिंपल क्या करना होता है, इनके बीच का आपको गैप जो है वो देखना होता है। तो एक एक करके हम जरा देखते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहला नंबर अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो 11 में आपको क्या करना है, एक एक गैप छोड़ के इस तरीके से पेयर बनाने होते हैं। तो अगर मैं पेयर बनाऊंगी तो पहला पेयर यहाँ पे बनेगा 12 जोड़ के, दूसरा जो पेयर बनेगा ये भी बनेगा 12। अगर इन दोनों का गैप 0 आता है तो 11 की टेबल से डिविजिबल होता है। तो ए एक ऐसा नंबर है जो कि 2, 3 और 11 तीनों से डिविजिबल होता है, तो आपका वो आंसर हो सकता है। बी इस क्वेश्चन का आंसर पहले से ही नहीं था। अगर हम सी की को चेक करें तो सी को चेक करने पे 9126 आ रहा है। 9126 में आपको ऐसे जोड़े बना लेने, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा और 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इनका डिफरेंस, इनका अंतर जो है 4 है जो कि 11 की टेबल से नहीं जाता। तो सी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होना चाहिए। तो बी और सी को यहाँ पे काट दीजिए। बी और सी वाले ऑप्शन अगर आप हटाएंगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को एक सॉल्यूशन का दे रखा है। बस आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इसमें से पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर देखना है कि कौन सी इक्वेशन में ये सेटिस्फाई होता है। इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे छोड़ रही हूँ। अब हम यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए ये जो साइंस के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर होंगे जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। सिंपल सी बात है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 61 जो है इसके अंदर हमें असर्शन रीजन दे रखा है, अभिकथन कारण का यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। अभिकथन हमें ये दे रखा है कि स्टमक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। यानी कि अमाशय में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये यहाँ पे बनाया जाता है जो कि भोजन को एक तरीके से तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का काम करता है, जो कि बिल्कुल सही है। और जो डाइजेस्टिव जूस होती हैं जैसे कि पेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसको एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है ताकि वो एक्टिव हो सके। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये सही आंसर है। यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करें, इस क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन। इसके अलावा साइंस के कुछ टॉपिक अभी हमारे कंटेंट वाली सीरीज में रह रहे हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे सॉइल चैप्टर हमारा रह रहा है, इसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर रह रहा है और साथ ही साथ हीट चैप्टर रह रहा है जो कि दिसंबर एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उस चैप्टर के क्वेश्चन जो अगर आपको अभी डिफिकल्ट लग रहे होंगे, एक बार सेशन कंप्लीट हो जाने दीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये मतलब होता है कि हम जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को
यहाँ पे कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट हो गए, प्लांट से ह्यूमन हो गए, इसको यहाँ पे यूज़ कर पाए। तो यहाँ पर कन्वर्जन जब हम करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यहाँ पे यूजेबल फॉर्म, यानी कि जिस पे हम इसे उपयोग में ला सकें, ये इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पे पूछ रखा है। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये जरा समझते हैं। जो हमारी ऊर्जा होती है, जो हमारी एनर्जी होती है, इसके दो फॉर्म होते हैं। एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, मोशन की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हाइट यानी कि ऊंचाई की वजह से होती है, ऊंचाई के साथ पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बोल रखा है अगर एक स्प्रिंग अगर हम देख रहे हैं तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये न्यूनतम यानी कि कम से कम यानी कि लीस्ट कब होगी। तो देखिए जब आप स्प्रिंग को खींचोगे तो उसकी हाइट में परिवर्तन आएगा, स्प्रिंग को दबाओगे तभी भी हाइट में परिवर्तन आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कहीं ना कहीं रहेगी। अब अगर आप स्प्रिंग को ना कंप्रेस करोगे ना उसे पुल आउट करोगे, वो ग्राउंड में ऐसी छोड़ी जाएगी तो उसके हाइट में कोई परिवर्तन नहीं आएगी। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो लीस्ट होगी। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हम लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा पेयर आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल होगा। तो देखिए जो आप यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन देखते हैं उसमें हम मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनकी कैटेगरी में हम लोग भी आते हैं। और मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, जिसमें आपको डॉल्फिन मिल जाएगी, ह्यूमन मिल जाएंगे और वेल मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे कट गए। इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, जो कि स्नेक, फ्रॉग और कॉकरोच। इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे डिस्कस करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65 जो हम लोगों से यहाँ पे पूछ रखा है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है कि इनमें से कौन सी ऐसी पेयर ऑफ यूनिट है जो कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे क्या करती है, एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि एनर्जी हो गया, फोर्स हो गया, पावर हो गया, इन सब की यूनिट्स और इनके फॉर्मूले यहाँ पे याद होने चाहिए, जो कि आप अगर एक साथ फिजिक्स के एक फॉर्म बना लें, एक लिस्ट बना लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा सही होगा। अगर मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की एनर्जी होती है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो देखिए इससे एसआई यूनिट क्या बनती है, केजी मीटर पर सेकेंड और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम इसे स्प्लिट करते हैं तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। एक तो एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, जो कि अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ये हम लोगों का पावर का फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ से एनर्जी जो है वो निकाल लूँ तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड्स। तो देखिए यहाँ से भी एनर्जी की यूनिट वॉट पर सेकेंड आई और एनर्जी की दूसरी यूनिट क्या आई, मीटर, यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये जो दोनों पेयर है, ये सेकेंड में जो दोनों पेयर दे रखे हैं ये आपको एनर्जी के पेयर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोल रखा है कि आपको यहाँ पे रीड करना है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द सेट ऑफ वर्ड विच कुड फिल द करेक्ट वर्ड, यानी कि ऑर्डर में आपको ये बेसिकली फिल करना है। अब यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर एंड द एग सेल फ्रॉम द मदर फ्यूज फॉर्म W। अब यहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, जब यहाँ पे एग सेल जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं तो यहाँ पे वो जाइकॉट बनाते हैं, एम्ब्रियो नहीं बनाते। तो ये ऑप्शन यहाँ पे कट गया। तो पहला, दूसरा और चौथे ऑप्शन में से एक आंसर होगा। उसके आगे बोल रखा है विच डिवाइड रिपीटेडली, जो कि आपस में फिर बराबर वो विभाजित होते हैं और यहाँ पे वो कई सारे सेल्स जो है वो बनाते हैं। द सेल्स बिगिन टू डेवलप इनटू डिफरेंट ऑर्गन, और फिर वो सेल्स अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं, अलग अलग टिश्यू बनाते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यहाँ पे एक्स।
और ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है इसको एक्स बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब मेल और फीमेल जर्म सेल यहाँ पे मीट करते हैं तो यहाँ पे बनता है जाइगोट, उसके बाद बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद यहाँ पे बोल रखा है ये जो एम्ब्रियो होगा ये यहाँ पे बॉडी के वॉल में एक जगह पे इम्बेंट हो जाता है, यानी कि एक जगह पे वो अटैच हो जाता है जो कि होता है गर्भाशय यानी कि यूटेरस। और उसके बाद यहाँ पे हमें बता रखा है द स्टेज ऑफ एक्स इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन आइडेंटिफाई, यानी कि जिसके बाद पूरी बॉडी के पार्ट आइडेंटिफाई किए जाए उसको हम गर्भ कहते हैं, उसको हम फीटस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट सीक्वेंस है आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब नहीं होगा, फेलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे होगा नहीं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएं तो देखिए जाइगोट के बाद सीधा यहाँ पे फीटस बोल दिया। फीटस तो वो पार्ट होता है जिसमें सारी चीजें दिखें, जिसमें सारे बॉडी पार्ट दिखें, तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल, इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं होगी, हमसे ये पूछ रखा है। अब देखिए कॉपर सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, उसको वो हटा पाएगा तो ये सही है। लेड यहाँ पे आयरन से कम रिएक्टिव है तो ये भी हटा पाएगा। जिंक जो है ये यहाँ पे मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव होता है तो वो भी हटा पाएगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैल्शियम को जिंक नहीं हटा पाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपको तब क्लियर होगा जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छी तरीके से यहाँ पे पता होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इनमें से कौन सा यहाँ पे जो ग्राफ है वो आपको रेखीय आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, अलग अलग पेयर दे रखे हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ यहाँ पे एक स्ट्रेट ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि रेस्ट केस में होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ये यहाँ पे सही है। इसके अलावा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है वो भी आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। अब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें बोल रखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस टाइम की जगह वेलोसिटी टाइम देखते तब ये स्ट्रेट लाइन बनता, तो सी यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर वो रेस्ट पे है तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये भी यहाँ पे सही है। तो इस क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन है ए बी और डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये जो सी कॉम्बिनेशन है इसमें जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कुछ इस तरीके से बनता है, इस वजह से सी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 जो है हमारे सामने, इसमें बोल रखा है डेंसिटी आपको 4 अलग अलग लिक्विड की ABCD इस फॉर्म में दे रखी है। अब डेंसिटी हम लोगों को यहाँ पे दे रखी है और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। पहले में बोल रखा है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड सी मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए। यहाँ पे बोल रखा है कि जो कोई ऑब्जेक्ट जो लिक्विड ए में फ्लोट करे वो ज़रूरी नहीं है कि वो बी में फ्लोट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सी का डेंसिटी है वो आपको ज़्यादा दे रखा है, तो सी में तो फ्लोट करेगी, ए में करे ना करे हम नहीं कह सकते क्योंकि उसकी डेंसिटी आपकी ए से ज़्यादा हो सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है। इसके अलावा अगला है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन ए मे और मे नॉट फ्लोट इन बी। अब देखिए ए और बी को अगर हम कंपेयर करें तो ए की डेंसिटी से बी की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ए में जो फ्लोट करेगा वो तो बी में फ्लोट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये गलत है। इसके अलावा अगला है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन बी श्योरली फ्लोट इन ए, यानी कि ये बोल रखा है कि जो बी में फ्लोट करेगा वो ए में फ्लोट करेगा। यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि बी की डेंसिटी ज़्यादा है, अब ए की डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो बी में करेगा वो ए में भी करेगा फ्लोट। ये तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फर्क तो आ ही गया। इसके अलावा अगले में एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन सी श्योरली फ्लोट इन बी। अब यहाँ पे बोल रखा है एक ऐसी वस्तु जो कि सी में फ्लोट करेगा वो बी में भी करेगा। अब जरूरी नहीं है क्योंकि बी की डेंसिटी कम है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही होगा वो होगा आपका
ए। तो देखिए जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उस पर फ्लोट करता है, तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन अभी मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपके साथ डिस्कस किया था, इस वजह से ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कंटेन देयर ओन डीएनए। अभी सेल वाला चैप्टर हम लोगों का पेंडिंग है और यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करती हूँ। प्लास्टिड के पास अपना डीएनए होता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, साथ ही साथ न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए होता है, पर जो वैक्यूल होता है, जो रिक्तियाँ होती हैं, इसमें डीएनए नहीं होता। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का सी जो कॉम्बिनेशन है ये सही आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आर करेक्ट। मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे बोल रखा ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कांट बी सीन विद नेकेड आइज। सारे सेल माइक्रोस्कोपिक है, हम उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रिच का सेल देखोगे, ऑस्ट्रिच का एग देखोगे, वो भी एक सेल है, वो आपको दिखता है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। ऑल सेल हैव सेल वॉल, प्लांट सेल एनिमल सेल को कंपेयर कर लो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसके अलावा बोल रखा ऑल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक में न्यूक्लियर वॉल होता है, एक में नहीं होता, तो ये भी गलत है। यहाँ पर करेक्ट है ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है प्लांट और एनिमल में डिफरेंस होता है, पर सेल मेम्ब्रेन सब में होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट बैठेगा वो बैठेगा केवल डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 73 आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पे डाला। बेसिकली यहाँ पे चीज़ें डिकम्पोज हो रही है नहीं हो रही, इस तरीके का क्वेश्चन आपको ईवीएस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे बोल रखा है जो बनाना पील है, यानी कि केले का छिलका है, केले के छिलके को यहाँ पे डिकम्पोज होने में सबसे कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वेजिटेबल स्टफ है जो कि जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, तो इसको लगेगा सिर्फ 1 से 2 हफ्ता। तो डी का क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, और डी का सेकंड आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन में दे रखा है जो कि सेकंड। ये क्वेश्चन तो आप बेसिक लॉजिकल सेंस से भी यहाँ पे क्लियर कर सकते थे, बाकी चीज़ें पढ़िएगा आपका ये आंसर क्लियर होगा। इसके अलावा प्लास्टिक की जो बॉटल है उसको कई साल लग जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज होने में बहुत बहुत ज़्यादा समय लगाता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ें, सबसे इजी क्वेश्चन, आपके पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन है, जिसमें बोल रखा है एक फैदर है जिसका मास है 15 ग्राम। अब यहाँ पे उसे ड्रॉप किया गया कुछ हाइट से और वो फॉल हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर यहाँ पे वो समान वेग से नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें कितना बल लगेगा। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो उस केस में नेट फोर्स जो होगा सीधा शून्य माना जाता है, जीरो माना जाता है। जहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी आ गया वहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा। इसके अलावा अगर आप मेरे सेशन को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो डे 3 के अंदर मैंने आप लोगों के साथ एक अलग सा सेशन लिया था, जिसमें एटम्स का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब निकालना मैंने डिस्कस किया था। क्योंकि इससे पहले कभी सीटेट के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया था, तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग देंगे, ताकि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पा रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि इनमें से कौन सा ग्रुप आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी कवर कर लिया है। डिफरेंट हम लोगों ने सेशन लिए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कोशिश की है कि इस बार के पेपर के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों से यहाँ पे टिप्स में हो पाए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मस्टर्ड, रोज और पेट्यूना, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर सी सेकंड जो ऑप्शन है, सॉरी, करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 77, जिसके अंदर ये बोल रखा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सॉइल चैप्टर अभी आप लोगों का इसी वीक यानी कि कल अपलोड हो जाएगा, जिसके बाद ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, और वैसे अभी भी कर पाओगे। यहाँ पे बोल रखा है जो क्लेई सॉइल होता है वो एरिएटेड होता है लूमी सॉइल से। तो देखिए क्लेई सॉइल जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जो कण होते हैं बहुत बारीक होते हैं, स्मॉल पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में गैप कम होता है,
तो उनके बीच में जो यहाँ पे एक जो एरिएशन है, यानी कि एयर पास होना लूमी सॉइल से कम होता है, बेटर नहीं होता, ये लेस होता है। तो ये स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट गलत दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है क्लेई सॉइल इज मोर फर्टाइल एज कंपेयर टू लूमी सॉइल। क्लेई सॉइल जो होती है ये ज़्यादा उपजाऊ होती है लूमी सॉइल से, ये सही है। इसके अलावा यहाँ पे है वाटर रिटेंशन जो क्लेई सॉइल में होता है ये लूमी सॉइल से बेटर होता है। अब देखिए क्योंकि इनके बीच के बारीक कण हैं तो इनमें पानी रह जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके अलावा क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल होंगे वो लूमी सॉइल से छोटे होते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है आपका पहला स्टेटमेंट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा अभी मैंने आप लोगों के साथ एक और सेशन यहाँ पे लेना है जिसमें मैं आप लोगों के साथ कंबशन एंड फ्लेम यहाँ पे डिस्कस करूँगी। ये वीडियोस मैंने बना दिए, आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम आएंगी। दिसंबर एंड तक सेशन जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द रबिंग सरफेस ऑफ मैस्टिक। मैस्टिक के रबिंग सरफेस में क्या प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे ग्लास पाउडर और रेड फॉस्फोरस जो होता है प्रेजेंट होता है। रेड फॉस्फोरस जो होता है बाद में वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पे ये इसके इग्निशियस टेम्परेचर तक रीच करा के वो माचिस जलने लग जाती है। इस क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन सही होगा पहला ऑप्शन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 79 जो है इसके में बोल रखा है A and B secrete their hormone when they रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ग्लैंड सी। यानी कि ग्लैंड सी जो है वो एक तरीके से ऑर्डर देता है ए और बी को कि वो हार्मोन रिलीज कर दें। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए बी एंड सी। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे ए बी सी होगा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है या मास्टर ग्लैंड कहलाता है जो कि एक तरीके से ऑर्डर देता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन सेकेंड जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा था कि हम लोगों को कि ए और बी जो है ऑर्डर रिसीव करता है सी से, और सी क्या है? सी एक मास्टर ग्लैंड है, और मास्टर ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन पता है तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे पाएंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 80 है इसमें बोल रखा है द इमेज फॉर्म बाय अ पिन होल कैमरा इज रियल। यानी कि पिन होल जो छिद्र होता है इसके अंदर जो यहाँ पे इमेज बनती है वे वास्तविक बनती है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एक सूटेबल एक्सप्लेनेशन होगा? तो पिन होल कैमरा में जो आपकी इमेज बनती है वो इस तरीके से मूव करते हुए जाती है और आपको यहाँ पर जो है इन्वर्टेड और रियल इमेज दिखाई पड़ती है। तो ये जो रेज हैं अगर ये स्ट्रेट लाइन में जाएंगी तब जाके आपको इमेज दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ पैडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछ रखा है इनमें से कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिसके मल्टीपल आंसर यहाँ पे निकल सकते हैं, जिसका एक फिक्स आंसर ना हो। तो यहाँ पे बोल रखा है हाउ कैन ह्यूमन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो ह्यूमन सेल्यूलोज डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते? इसका एक फिक्स आंसर है तो ये नहीं होगा। इसके अलावा व्हाट इज सेल्यूलोज मेड अप ऑफ। सेल्यूलोज किससे बना है ये भी फिक्स है। अब यहाँ पे है कि what would happen if human could digest cellulose। क्या होता अगर ह्यूमंस यहाँ पे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते। तो एक इमेजिनेटिव क्वेश्चन है तो इस वजह से इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन जो है वो ढूंढने। अब क्वेश्चन नंबर 82 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द सर्कुलर प्रैक्टिस करेंटली बीइंग फॉलो इन स्कूल। अब देखिए सर्कुलर प्रैक्टिस जो करेंटली फॉलो किया जा रहा है उसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि साइंस एंड मैथमेटिक्स आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज एलिमेंट्री क्लास। यानी कि साइंस और मैथ्स को साथ में पढ़ाया जा रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। साइंस अलग सब्जेक्ट है, मैथ्स अभी अलग सब्जेक्ट है। इसके अलावा अगला है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली इन सेकेंडरी क्लासेस। ये तो सही है कि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाते हैं, तो ये यहाँ पे सही है। इसके अलावा साइंस एंड सोशल साइंस आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली इन ईवीएस। यहाँ पे ये भी सही है कि आप क्लास 3rd to 5th की एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको कुछ चैप्टर ऐसा लगेगा कि सोशल के डालें, कुछ चैप्टर साइंस के डालें। तो ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन सही है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, यहाँ पे बी एंड सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछ रखा है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज engage in an activity in which they are measuring the boiling temperature of ordinary tap water in a beaker। यानी कि कुछ बच्चे हैं समूह में, यहाँ पे एक गतिविधि कर रहे हैं जिसमें वो जो टैप वाटर होता है यानी कि टोटी का जल होता है उसके तापमान को मापने की कोशिश कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल इंडिकेटर टू एसेस दिस टास्क। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे एक सही तरीका नहीं माना जाएगा। पहला ऑप्शन है पे ड्यू अटेंशन टू द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मामीटर। लीस्ट काउंट को देखना चाहिए, ये सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है इंश्योर दैट थर्मामीटर डज नॉट टच द वॉल ऑफ द बीकर। ये भी सही है, हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि थर्मामीटर बीकर को टच ना करे क्योंकि बीकर का भी टेम्परेचर यहाँ पे मेज़र किया जाएगा। इसके अलावा अगला ऑप्शन है कि मेज़र द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेल्सियस। अब टैप वाटर की बात कर रहे हैं तो इसका तो कोई सेंस बनता नहीं है। इसके अलावा यूज़ अ स्टैंड टू सस्पेंड अ थर्मामीटर, यानी कि एक स्टैंड को यूज़ करो ताकि थर्मामीटर को उसमें आप लटका सको। तो ये भी यहाँ पे सही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिसका अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर एज अ वैलिड रीजन फॉर इंडिकेटिंग सोशो साइंटिफिक इशू इन द स्कूल साइंस करिकुलम। यानी कि जो सोशो साइंटिफिक करिकुलम है उसको हम इशू है उसको हम अपने करिकुलम में क्यों नहीं कंसिडर कर सकते। तो यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं। यहाँ पे बोल रखा है इससे बच्चों के अंदर तर्क वितर्क आएगा, तो ये तो कहीं ना कहीं अच्छा है, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों के अंडरस्टैंडिंग बनेगी नेचर ऑफ साइंस के बारे में, किस तरीके से चीज़ें कल्टिवेट होती हैं, तो ये भी यहाँ पे सही है, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा बच्चे इसमें एंगेज रहेंगे और उन्हें एक एविडेंस बेस्ड रीजनिंग यहाँ पे होगी कि बच्चे किसी आधार के साथ चीज़ें सीखेंगे, तो ये भी सही है। सिर्फ बच्चा एक डिसिप्लिन यहाँ पे बनेगा और बच्चा यहाँ पे किसी विशेष विषय वस्तु को सिर्फ यहाँ पे चीज़ें सीखेगा, तो ये यहाँ पे उतना ज़्यादा सही नहीं है, तो ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने जिसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म जो कि क्लास 7th में है, अ टीचर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी इन हर क्लासरूम। तो उसके बाद वो एक एक्टिविटी कर रही है, दे टेक 3 टेस्ट ट्यूब और उसे 3/4 उन्होंने यहाँ पे भर दिया और टेस्ट ट्यूब में लेबल कर दिया ABC, और उसमें ये क्या कर रही है, टेस्ट ट्यूब ए में उन्होंने स्नेल डाला और उसके बाद एक वाटर प्लांट डाला टेस्ट ट्यूब बी में, और सी में उन्होंने स्नेल और प्लांट दोनों डाला। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रखा है, द टीचर देन आस्क द स्टूडेंट विच टेस्ट ट्यूब विल हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो यहाँ पर किसमें CO2 सबसे ज़्यादा होगा ये पूछा, तो इस तरीके से वो क्या चीज़ यहाँ पे दिखाना चाह रही है। तो यहाँ पे वो मापना तो नहीं चाह रही, किसी चीज़ को मेज़र करना, प्रश्न उठाना ये नहीं चाह रही, वो यहाँ पे चाह रही है कि बच्चा यहाँ पे प्रिडिक्ट करे, यहाँ पे पूर्व अनुमान लगाए और उसको देख के बताए कि किसमें CO2 ज़्यादा होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटी सजेस्ट एज पर एक्सटेंडेड लर्निंग इन टेक्स्ट बुक। जो हमारे एक्सटेंडेड लर्निंग है उससे बेस्ड यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं होगा, इससे वैल्यू एडिशन मिलेगी बिल्कुल सही, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इससे उन्हें एक इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर पाएंगे जिससे वो कंक्लूजन निकालेंगे। एक्सटेंडेड लर्निंग का मतलब ही यही है कि कुछ चीज़ें आप विस्तार में पढ़ा रहे हो, यहाँ पे बच्चे का इंटरेक्शन बढ़ेगा एक्सपर्ट के साथ, टीचर के साथ, सोसाइटी के साथ, ये भी सही है। यहाँ पे बच्चे का इवैल्यूएशन करने का एक तरीका है, ये यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस में जा रहा है। तो एक्सटेंडेड लर्निंग का मतलब ये है कि बच्चा कोलैबोरेशन करेगा, बच्चे के नए नए ज्ञान अर्जित होंगे। तो इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इम्प्लाइड इन कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी जिसे आप विषय वस्तु वैधता के नाम से जानते हो, इनमें से कौन सा सही नहीं होगा।
इस क्वेश्चन का आंसर जो है सीटेट के द्वारा एक फ्री मार्क्स दिया गया था जेड ऑप्शन करके। इस वजह से इस क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड में से दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट होते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द मोस्ट सुटेबल रैशनल फॉर टीम टीचिंग। टीम टीचिंग के लिए सबसे बढ़िया क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बोल रखा है कि एक आप क्या करो, एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाओ लार्ज साइज क्लासरूम के लिए। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे असेसमेंट इजी हो जाएगा। इजी बनाने के लिए हम कोई चीज़ नहीं करते, हम इंटरेक्टिव बनाने के लिए करते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट में इट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। टीम टीचिंग में क्या होता है कि बच्चे को यहाँ पे एक्सपर्टीज़ मिलती है चीज़ों के बारे में, बच्चे को एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो अगर आप सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन को कंपेयर करो तो सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट होगा। इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर अगर हम 89 यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। अगर आपको स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है ये आपको कराना है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप बेसिकली स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट अगर आप कराना चाहते हो तो ऐसी कोई चीज़ आप यूज़ करोगे जो कि ले जाने में बहुत ईजी होगी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सीधा समझाने से बच्चे को समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा सिर्फ डायग्राम बनाने से उतना फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा प्लेन मिरर में पोजीशन, वेरियस पोजीशन अगर आप समझाओगे तो वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। अगर आप यहाँ पे स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हो तो चम्मच को लीजिए, उससे आप समझाइए। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने अभी आपके साथ इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।